बच्चों इस लेक्चर में अगर हम लोग बात करें तो इस लेक्चर में हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग किसकी बात कर रहे थे, कोवलेंट बॉन्ड्स की बात कर रहे थे। अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की बात करें अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड bonds are formed by the complete transfer of electron between metals and non-metals। मीन्स मेटल और नॉन मेटल के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो उस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेगा। और कोवलेंट में क्या होता है, शेयरिंग की बात चलती थी। यहाँ पे क्या हो, कंप्लीट ट्रांसफर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की भी बात करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें, जैसे हम लोगों ने ले लिया NaCl। तब NaCl की बात करें तो NaCl एक्चुअली होता क्या है, Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, कुछ इस फॉर्म में रहता है। ये Na प्लस हो गया, ये Cl नेगेटिव हुआ, कुछ इस फॉर्म का। मीन्स एक्चुअली हुआ क्या हुआ, अगर हम Na की बात करें तो Na कॉन्फिगरेशन क्या रहता है हमारे पास, 2s2 2p6 3s1। और अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का कॉन्फिगरेशन क्या रहता है हमारे पास, 3s2 3p5। तो इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर ये निकाल दे तो क्या बन जाएगा, इसका इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन बन जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले तो ये भी इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन बन जाएगा। मतलब सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या करेगा, क्लोरीन को दे देगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, Na प्लस में बन जाएगा। ये इसका कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगा, 2s2 2p6 बन जाएगा। और Cl के पास क्या चला जाएगा बच्चों, Cl के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये क्या करते हैं, अपना जो मतलब स्टेबिलिटी के लिए, मतलब अपना इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या कहलाता है हमारा, कैटायन। इन जनरल कैटायन कौन से होते हैं हमारे, मेटल्स होते हैं, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मेटल। और जो इसका कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगा बच्चों, 3s2 3p6, ये क्या बन जाएगा हमारा, एनायन। और एनायन क्या होते हैं हमारे, मेटल, नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ये आ गया। और इनमें ये जो अट्रैक्शन लगेगा, ये जो अट्रैक्शन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड अट्रैक्शन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें ऑपरेट होता है। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं। तो ये हमारे पास हो गए आयनिक बॉन्ड की कहानी कि भाई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो लूज करता है वो इन जनरल हमारा मेटल्स होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या होता है हमारा, नॉन मेटल होता है, कैटायन एनायन। कैटायन एनायन में एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज स्पीशीज में क्या होता है, फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने देख ली। अब अगर हम लोग बात करें कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए कंडीशन क्या क्या होती, कैसी कौन कौन सी प्रोसेस इसमें अप्लाई होती हैं, अगर हम लोग बात करें कि कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, अगर हम उनकी बात करें आयनिक बॉन्ड की, तो हम लोग यहां पर देखें कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। अब देखो जैसे मान लो यहां पे हमारे पास क्या है, Na है और यहां पे Cl है। देखो Na क्या कर रहा होगा बच्चों, Na की अगर हम लोग बात करें तो Na हमारा क्या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो क्या किस में जाएगा हमारा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है Na, तो ये क्या बन जाएगी हमारी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बन जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। और Cl क्या कर रहा है बच्चों, अगर हम लोग बात करें, Cl गैसियस एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये क्या बन गया हमारा, Cl नेगेटिव बन गया प्लस Cl नेगेटिव, ये भी गैस में रहेगा, ये भी गैसियस रहेगा, ये बन गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल सकते हो, और डेल्टा Heg इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
तो ये दोनों एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। देखो अब क्या हो गया बच्चों, एक तो हम लोगों ने बोल दिया कि कैटायन के लिए हम लोग कौन सी एनर्जी की बात करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ये हम लोग किसके लिए बात करेंगे, कैटायन। कैटायन के लिए कौन सी एनर्जी की बात चल रही होगी, आयनाइजेशन एनर्जी की। और एनायन जब वो फॉर्म होगा तो कौन सी एनर्जी की बात चलेगी बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन गैन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितनी ज्यादा डेल्टा एच ईजी नेगेटिव में रहेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत। जितनी ज्यादा एनर्जी नेगेटिव में आएगी उतनी ज्यादा वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगी। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन मेटल के लिए आयनाइजेशन एनर्जी और नॉन मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये दो एनर्जी आ गई। अब एक और हमारे पास एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट रहता है आयनिक बॉन्ड में। एक हम लोगों ने क्या देख लिया, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एक और एनर्जी होती है, जैसे अभी आपको बताया कि Na+ बन गया, Cl नेगेटिव बन गया। तो देखो इनके बीच अट्रैक्शन लग रहा है, और जब भी अट्रैक्शन आएगा तो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और वो उस अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो अपोजिट चार्ज रहेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उसमें अट्रैक्शन आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब चार्ज स्पीसीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसमें एक एनर्जी इन्वॉल्व होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज के बीच अट्रैक्शन आया तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी ना बोल के, मतलब चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कराएं तो कुछ ना कुछ एनर्जी इन्वॉल्व होगी, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वहां पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ना बोल के हम लोग उसे क्या नया नाम देते हैं, लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी क्या बोलते हैं बच्चों, लेटेस्ट एनर्जी, LE, लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है बच्चों, जैसे मान लो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसे मान लो कोई दो चार्ज हैं, एक प्लस Q1 है और एक माइनस Q1 है, माइनस Q2 है, और डिस्टेंस R है, तो इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी चार्ज की, तो आप क्या बोलोगे, -K Q1 Q2। मान लो ये चार्ज Q1 है, Q2 है, जो भी है, -Q1 Q2 बाय R डिस्टेंस, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग आयनिक कंपाउंड में पोटेंशियल एनर्जी यूज ना करके हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेस्ट एनर्जी। और लेटेस्ट एनर्जी क्या रहेगी बच्चों, लेटेस्ट एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो लेटेस्ट एनर्जी क्या रहती है हमारे पास, LE क्या रहता है हमारे पास, -K, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, -K Q1 Q2 बाय R मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, ये लेटेस्ट एनर्जी आ जाती है, ये R। देखो इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लेटेस्ट एनर्जी क्यों बोल रहे हैं, देखो अगर हम बात करें इस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब दो अपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्ट कराएंगे तो कुछ एनर्जी इन्वॉल्व होगी, इसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस में आएगी बच्चों, नेगेटिव में आएगी, -K, ये प्लस में चार्ज है, माइनस, तो ओवरऑल एक माइनस आ जाएगा, -K Q1 Q2 बाय R। तो एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे मान लो कि अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा एक सॉलिड टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। उस सॉलिड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटिस बोल देते हैं। मतलब मान लो ऐसे आपके पास बहुत सारे एनायन कैटायन है, मान लो मेरे पास Na+ Cl नेगेटिव के बहुत सारे एनायन कैटायन है, जब उनको आप एक साथ लेके आओगे तो क्या होगा, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड स्ट्रक्चर बनेगा। सॉलिड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटिस। मीन्स जब वो स्ट्रक्चर बन रहा होगा लेटेस्ट तो कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी निकल रही होगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एनायन कैटायन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन से क्या होगा, कुछ एनर्जी इवॉल्व होगी। तो जब वो लेटेस्ट फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी इवॉल्व हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेस्ट एनर्जी। तो हम लोग क्या बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल लेटेस्ट इज फॉर्म, दे आर कंस्टिट्यूएंट आयन एंड कैटायन। मतलब जब आप किसी भी आयनिक कंपाउंड के आप एनायन और कैटायन ले लोगे तो क्या होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम लोग क्या बोल देंगे, लेटेस्ट एनर्जी। तो सिंपल हम लोग लेटेस्ट एनर्जी क्या बोलते हैं, दी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल lattice is formed from their ions। आयंस मतलब कैटायन और एनायंस है। मीन्स जो एक मोल लेटिस बनाने के लिए जो एनायन, मान लो 1 मोल NaCl बना रहे हो आप, तो 1 मोल NaCl बनाने के लिए मान लो जैसे आपको NaCl बनाना है, NaCl,
तो लेटेस्ट किस में, सॉलिड में रहता है। मान लो आपको 1 मोल NaCl बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मोल Na+ लेना पड़ेगा और 1 मोल Cl नेगेटिव। तो 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl नेगेटिव लेके आओ तो 1 मोल NaCl बन जाएगा, 1 मोल मिलके 1 मोल NaCl बन जाएगा। तो उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी, उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेस्ट एनर्जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी उसको हम लोग लेटेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने क्या किया, वहां पे लेटेस्ट बना दिया है। तो लेटेस्ट बनने की तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। जब भी आप अपोजिट चार्ज को पास में लाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी। और ऐसे क्या कर रहे हो आप, 1 मोल एनायन कैटायन को पास पास ला रहे हो तो क्या होगा, उनमें अट्रैक्शन रहेगा, अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएंगे, वो असेंबल हो जाएंगे और एक हमारा सॉलिड टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। क्रिस्टल में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेस्ट एनर्जी। मतलब आपने एक लेटेस्ट बना दिया। तो आप ऐसा ही देखो, डेफिनेशन 2 टाइप की चलती है। अगर आप लेटेस्ट फॉर्म कराओगे तो एनर्जी रिलीज होगी। मान लो आपको क्या करना है, लेटेस्ट को ब्रेक करना है, एनायन कैटायन को दूर दूर ले जाना, तो क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो 2 टाइप की डेफिनेशन होती है। एक कौन सी होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल लेटेस्ट इज फॉर्म्ड। अगर 1 मोल लेटेस्ट बनाओगे तो एनर्जी निकलेगी, क्योंकि एनायन कैटायन पास पास आ रहे होंगे लेटेस्ट बनाने के लिए। और एक और ये होती, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी 1 मोल लेटेस्ट। 1 मोल लेटेस्ट को ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसे हम क्या बोल देंगे, लेटेस्ट एनर्जी। अगर लेटेस्ट फॉर्म हो रहा है तो रिलीज होगी, अगर लेटेस्ट ब्रेक हो रहा है मतलब आपकी जो आपकी सीट थी, जो क्रिस्टल था, उसको ब्रेक करोगे, एनायन कैटायन को अलग अलग ले जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट थे। अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो दूर दूर जाएंगे। तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे क्या बोल देंगे हम लोग, लेटेस्ट बोल देंगे। अगर लेटेस्ट फॉर्म हो रहा है तो रिलीज होगी, अगर लेटेस्ट ब्रेक हो रहा है तो रिक्वायर्ड हो रही होगी। तो वो आप देख लेना डेफिनेशन कैसी है। तो मेन डेफिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल लेटेस्ट फॉर्म देयर आयंस। आयन से जब 1 मोल लेटेस्ट फॉर्म होगा। और लेटेस्ट एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, लेटेस्ट एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -kq1q2/r। अब देखो, अगर हम आइडियल केस की बात करें तो ये जो r है, ये जो हमारे पास r है, ये डेफिनेशन हटा रहा हूं। अब ये r क्या बन जाएगा बच्चों, देखो हम लोग ये मान के चलते हैं कि इनमें इनके बीच सेपरेशन बहुत कम है। तो ये जो r रहेगा, r को हम अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन डाल सकते हैं। तो लेटेस्ट एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, लेटेस्ट एनर्जी बन जाती है -kq1q2/RA+RC, रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन। ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट हम किसके बराबर मान लेते हैं, हम मानते हैं इनके बीच सेपरेशन बहुत कम है। तो हम लोग क्या मानते हैं, रेडियस, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन, ये r के बराबर हो जाएगा। तो लेटेस्ट एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। अच्छा आप ही बताओ कि लेटेस्ट एनर्जी मतलब जितनी ज्यादा नेगेटिव में लेटेस्ट एनर्जी रहेगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही होगी, क्योंकि एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी उतना ज्यादा मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल होगा या फिर आयनिक कंपाउंड हमारा स्टेबल होगा। तो ये लेटेस्ट एनर्जी नेगेटिव में कब इंक्रीज होगी, मान लो मुझे नेगेटिव में इंक्रीज मतलब नेगेटिव में बढ़ाना है, नेगेटिव में इंक्रीज करना है। तो लेटेस्ट एनर्जी मतलब जितनी ज्यादा, ध्यान देना, जितनी ज्यादा एनर्जी हमारी रिलीज होगी उतना ज्यादा स्टेबल हमारा लेटेस्ट बनेगा। अब ये नेगेटिव में कब इंक्रीज होगी, जब क्या हो, Q1 Q2 को आप इंक्रीज कर दो, चार्ज को इंक्रीज कर दो। इसको जैसे +1 है, एक में +2 है, मान लो एक में +1 है, एक में +2 है, तो क्या होगा, +2 वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो ज्यादा स्टेबल लेटेस्ट बनेगा। चार्ज Q1 Q2 को बढ़ा दो या फिर R को आप कम कर दो, डिस्टेंस ये R को कम कर दो, मतलब ये वाले इन दोनों R रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन को डिक्रीज करो तब भी ये नेगेटिव में बढ़ जाएगा। ये नेगेटिव है ना साइन, नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनका आप मैग्नीट्यूड है, Q1 Q2 क्या है, मैग्नीट्यूड है चार्ज का, और ये माइनस हम लोग लेके रखे हुए। तो क्या बन जाएगा, -Q1 + Q1 × Q2, या फिर इनको बढ़ा दो या फिर इसको कम कर दो, तो लेटेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, नेगेटिव में बढ़ जाएगी। नेगेटिव में बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी हमारी ज्यादा आ जाएगी। अगर आपसे ये पूछ जाए कि मान लो किसी कंपाउंड को कि लेटेस्ट एनर्जी मुझे बढ़ानी है, लेटेस्ट एनर्जी बढ़ानी मतलब नेगेटिव में बढ़ानी, मतलब मुझे स्टेबिलिटी बढ़ानी है साइनिक कंपाउंड की, तो आप क्या बोलोगे सर कि लेटेस्ट एनर्जी बढ़ा दो। लेटेस्ट एनर्जी कैसे बढ़ेगी कि आप जो भी आपके एनायन कैटायन है उनमें आप चार्ज ज्यादा दे दो, आप चार्ज ज्यादा दे दो, अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, अट्रैक्शन ज्यादा हो तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी, या फिर चार्ज बढ़ा दो या फिर उनकी साइज कम कर दो, साइज कम करोगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा तो हमारी लेटेस्ट एनर्जी नेगेटिव में बढ़ जाएगी। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा लेटेस्ट एनर्जी फोकस कर रहा हूं, अभी मैं यहां पे आऊंगा। जैसे मान लो आपको दे दिया फॉर एग्जांपल, दे दिया एक NaCl दे दिया और एक दे दिया आपको एक दे दिया NaCl दे दिया और एक दे दिया आपको KCl। अब आपसे पूछ रहा है कि लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा मतलब नेगेटिव में किसकी ज्यादा होगी। तो आप देखो यहां पे इस पे भी प्लस है, इस पे भी प्लस है,
सॉरी इस पे नेगेटिव, इसके भी प्लस, इस पे भी, मतलब Q1 Q2 का फैक्टर सेम हो गया। इसमें Q1 और इसमें Q1 प्लस 1 है, इसमें भी Q2 प्लस 1 है, इसमें Q1 प्लस 1 है, इसमें Q2 माइनस 2 है, तो Q1 Q2 का फैक्टर दोनों में सेम है, लेकिन K का साइज क्या है, ज्यादा है। चार्ज इन दोनों में, चार्ज का फैक्टर क्या हो गया हमारा, चार्ज का फैक्टर हमारा सेम हो गया। लेकिन अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस ऑफ Na प्लस, अगर हम रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ Na प्लस इज लेस देन रेडियस ऑफ K प्लस। Cl तो दोनों में सेम है, तो इसमें साइज वाला फैक्टर ज्यादा आ जाएगा, और साइज का फैक्टर ज्यादा रहेगा तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी, तो हम लोग बोल सकते हैं Na लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl इज ग्रेटर देन KCl। ये हम लोगों ने बोल दिया कि इसमें नेगेटिव में, तो सबसे ज्यादा NaCl की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा रहेगी KCl से। और ऐसे ही अगर मान लो आपको दे दिया, एक दे दिया हमारे पास NaCl और एक दे दिया CaCl2, NaCl दे दिया और एक CaCl2 दे दिया, इस पर चार्ज कितना है, +1, इस पर कितना है, -1, इस पर कितना है, +2, इस पर -1। देखो साइज भी Ca+2 का साइज Na+ से छोटा रहता, सॉरी अगर हम Ca+2 और Na+ की बात करें तो आपको गिवन है, मान लो ये गिवन है, रेडियस ऑफ Na+ इज अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ Ca+2, मान लो ये आपको गिवन दे दिया कि भाई दोनों, मान लो दोनों बराबर, लगभग साइज बराबर है, तो अब आप क्या करोगे, साइज का फैक्टर दोनों में लगभग सेम आ जाएगा। अब चार्ज इसमें ज्यादा है, CaCl2 में चार्ज ज्यादा, तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है, तो ये आप लगा दो। तो सिंपल, अगर आपको लेटेस्ट एनर्जी कंपेयर करनी है तो ये फॉर्मूला रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्ट कंपेयर करने को मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, K Q1 Q2 बाय R, चार्ज वाला फैक्टर रहेगा, और मेनली हमारा डिस्टेंस और चार्ज अगर दोनों वेरी करें तो चार्ज वाला फैक्टर हमारा ज्यादा डोमिनेट करता है। क्या करता है बच्चों, चार्ज वाला फैक्टर हमारा ज़्यादा डोमिनेट करता है। अगर चार्ज और रेडियस दोनों अगर हमारे वेरिएबल हैं तो चार्ज वाला फैक्टर हमारा ज़्यादा डोमिनेट करेगा। तो ये हम लोगों ने थोड़ा बहुत लेटेस्ट एनर्जी की बात कर ली। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, जब हमारा लेटेस्ट 1 मोल लेटेस्ट फॉर्म हो रहा हो तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे हम लोग क्या बोल देंगे, लेटेस्ट एनर्जी। तो अब ये हम लोगों ने क्या बात कर ली बच्चों यहाँ पे, कि ये जो एनर्जी रहेगी पोटेंशियल एनर्जी ना बोल के हम लोग क्या बोल देंगे उसे, हम लोग लेटेस्ट एनर्जी, क्योंकि ये लेटेस्ट फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब ये क्या बन गया बच्चों हमारा, मतलब Na+Cl नेगेटिव, क्या बना लिया इसने, Na+ और Cl नेगेटिव, इनमें ये जो अट्रैक्शन आ गया तो ये इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोल दिया, और जो एनर्जी आ गई उसे हम लोग क्या बोल दी, 1 मोल आपने ऐसे आयन ले लिए, कितने ले लिए आपने, 1 मोल, तो ये जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी क्या बन जाएगी, लेटेस्ट एनर्जी। मतलब आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि आयनिक बॉन्ड अगर मुझे बनाना है, आयनिक बॉन्ड बनाना है, तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कौन कौन सी एनर्जी होगी, एक होगी हमारे पास आयनेशन एनर्जी, एक होगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक होगी हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी। ये 3 टाइप की एनर्जी हमारी इन्वॉल्व होती है। अब आप साइन बताओ, कोई सा भी अगर हमारे, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, सबकी आयनेशन एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव। ये एनर्जी क्या रहेगी, ये इसका साइन क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जब भी हम किसी भी नॉन मेटल में, सिर्फ आप हम नाइट्रोजन को छोड़कर जितने भी हमारे पास नॉन मेटल होते हैं 18 ग्रुप को छोड़ के, बाकी सब में क्या होती है, एनर्जी हमारी रिलीज ही होती है। ये हम लोगों ने बात की थी। तो ये भी नेगेटिव, और लेटेस्ट एनर्जी के भी हम लोग बात कर रहे हैं कि जब लेटेस्ट फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होती है, ये दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव। अगर आपसे ये बोला जाए कि फेवरेबल कंडीशन, तो आयनेशन एनर्जी किसके लिए आएगी, आयनेशन एनर्जी आएगी हमारी मेटल के लिए, और लेटेस्ट ये किसके लिए रहेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए है, नॉन मेटल के लिए, नॉन मेटल के लिए। और लेटेस्ट एनर्जी कौन के लिए, बोथ मतलब कैटायन एंड एनायन, दोनों के लिए, जब दोनों कंबाइन होंगे 1 मोल के लिए, तो पर मोल के लिए डिफाइन होती है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये हो गया यहां पे। अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फेवरेबल कंडीशन की बात कर ली, फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाएंगी, फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या हो कि भाई एनर्जी हमें कम देनी पड़े और निकले ज़्यादा। बोलते ना कि जब बॉन्ड फॉर्म होगी तो एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलता जाएगा उतनी जल्दी अपनी अपनी रिएक्शन होती जाएगी। तो फेवरेबल कंडीशन मतलब देना कम हो लेना ज़्यादा हो जाए, मतलब हमें एनर्जी सिस्टम, मतलब मॉलिक्यूल को एनर्जी कम चाहिए पड़े और निकाल ज़्यादा दे, मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी निकाल देगा उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो मतलब देना कहाँ पड़ रहा है हमें, आयनेशन को, तो लो IE होनी चाहिए,
पहला लो IE ऑफ मेटल, सेकंड क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाई EA और नेगेटिव डेल्टा HEG। नेगेटिव, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी उसने रिलीज कर दी होगी। और थर्ड हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाई लेटेस्ट एनर्जी। ये फेवरेबल कंडीशन होती है। देना कम पड़े, जहाँ जहाँ निकल रही है वो ज़्यादा हो जाए, और जहाँ जहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज़्यादा रिलीज हो, और जहाँ हमें देनी पड़ रही है वहाँ पे कम देनी पड़े, तो ये फेवरेबल कंडीशन हो जाती। लो आयनेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और हाई लेटेस्ट एनर्जी, ये हो जाती है। तो अगर इन तीनों चीज़ों की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, मतलब ये पॉजिटिव है तो IE इज, मान लो हम लोगों को बोल दिया EA प्लस LE, इन दोनों का सम कर दिया, तो क्या होना चाहिए, मॉड की बात करें तो इनका मॉड ज़्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन बना दी हम लोगों ने। मान लो ये 100 है, ये मान लो -100 आ गया, और ये -250 आ गया, 200 आ गया। देखो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 100 यहाँ पे क्या है, मोड लोगे तो क्या बन जाएगा, -100 -200 कितना हो गया, ये बन जाएगा 300 ले लिया तो 100 क्या होगा, 300 से ज़्यादा होगा। इस टाइप की कंडीशन की बात चल रही। तो मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, इन दोनों का मोड क्या होना चाहिए, इससे आयनेशन एनर्जी से ज़्यादा, मतलब ओवरऑल एनर्जी हमारी निकलनी चाहिए। मतलब ये क्या होगा, मतलब आपसे पूछा कि डेल्टा H टोटल क्या होना चाहिए, हमारा नेगेटिव होना चाहिए, तभी हमारा डेल्टा H टोटल, मतलब जो भी टोटल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है वो नेगेटिव में आना चाहिए। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इन तीनों का सम करके क्या होना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए, तभी हमारा बॉन्ड फॉर्म हो पाएगा। तो हम लोगों ने क्या बात कर ली बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने बात की यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी पे हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया। लेटेस्ट एनर्जी आपको डिफाइन कराई है क्या होती है, और उसका फॉर्मूला भी बताया है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि फेवरेबल कंडीशन हो गई है आयनिक कंपाउंड की। अब अगर हम लोग बात करें कि मान लो मुझे कोई आयनिक कंपाउंड बनाना है बच्चों, ध्यान देना, मुझे कोई आयनिक कंपाउंड बनाना है, तो आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए अब देखो दिक्कत क्या है कि हम लोगों ने क्या बात की, आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। लेकिन आयनेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, जब आइसोलेटेड गैसियस एटम हो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लो। क्या हमारे नेचर में आइसोलेटेड फॉर्म में एटम मिलता है, जैसे सोडियम है, आयनेशन एनर्जी क्या थी बच्चों, जैसे हम लोगों ने बात कर ली Na गैस, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गई हमारी IE, और हम लोगों ने बोल दिया Cl गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बन गई हमारी EA। ये बन गया, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। अब मान लो आपसे बोल दिया कि आप लेबोरेटरी में गए और आपसे बोला कि आप NaCl बना के लाओ। अब NaCl बना के लाओगे तो क्या आपको सोडियम गैसियस फॉर्म में मिलेगा, आइसोलेटेड फॉर्म में मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको क्या करोगे, आप लेबोरेटरी में जाओगे तो लेबोरेटरी में जो आपका जो टीचर है या फिर जो भी आपका इंचार्ज है, आप बोलोगे मुझे सोडियम चाहिए, तो क्या सोडियम का वो आइसोलेटेड फॉर्म में देगा, नहीं। वो क्या करेगा, सोडियम का पूरा क्या करेगा, पूरा का पूरा जो एक सॉलिड फॉर्म में रहता है ना सोडियम, तो पूरा का पूरा आपको एक वो सैंपल ला के दे देगा। अब सैंपल ला के देगा तो क्या आपका सोडियम आइसोलेटेड फॉर्म में है, नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे उसमें से सोडियम को आइसोलेटेड फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर हम क्लोरीन की बात करोगे तो क्या क्लोरीन आपको एटॉमिक फॉर्म में मिलेगी, नहीं, क्लोरीन क्या होगा, वो गैसियस फॉर्म में देगा, Cl2 के फॉर्म में। तो अब ये हमारे नेचर में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे ये सब बनाने पड़ेंगे। अब बनाने पड़ेंगे मतलब मुझे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं होगा। तो अब देखो, अब आपको NaCl बनाना है, तो NaCl आप कैसे बनाओगे, आप Na सॉलिड लोगे और Cl2 गैस लोगे और इसको रिएक्ट कराओगे, ये NaCl बन जाएगा, NaCl सॉलिड। यहां पे क्या कर दोगे, आप हाफ कर दोगे, ऐसा कुछ करोगे आप लोगों ने आयनेशन एनर्जी, क्या आप डायरेक्ट सोडियम के लिए आयनेशन एनर्जी लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, क्योंकि आयनेशन एनर्जी किसके लिए डिफाइंड होती है, गैसियस एटम के, आइसोलेटेड गैसियम की। क्या क्लोरीन के लिए आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये डायटोमिक फॉर्म में, आइसोलेटेड फॉर्म में है, नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, यहां पे इसको आप डेल्टा H सब्लिमेशन दोगे। डेल्टा H सब्लिमेशन दोगे तो डेल्टा H सब्लिमेशन से क्या हो जाएगा, ये सब्लिमेट हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा जो हमारा सॉलिड था वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, आइसोलेट। तो ये Na क्या बन जाएगा, Na गैसियस फॉर्म में आ जाएगा।
अब आप यहां से इसको IE लगाओगे, IE दोगे तो क्या बन जाएगा, ये Na प्लस में आ जाएगा और प्लस इलेक्ट्रॉन। आ गया समझ में? ऐसी अगर मैं बात करूं, जैसे मैं यहां पे बात कर रहा हूं Cl2, क्या Cl2 मेरा एटॉमिक फॉर्म में नहीं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे एटॉमिक फॉर्म में लेके जाऊंगा, तो डेल्टा H हम लोग इसे क्या बोल देंगे, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन बोल सकते हो या फिर एटमाइजेशन। और डिसोसिएशन क्या होती है, एक मॉलिक्यूल के लिए होती है, और ये क्या कर दिया, हाफ, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या दी होगी, पर मोल दी होगी एक मोल के लिए, लेकिन यहाँ पे आपने हाफ लगा दी तो यहाँ कर दोगे हाफ से एक मल्टीप्लाई। हाफ से मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है इसका, हाफ, ये हो गया। तो अब ये क्या किस में आ जाएगी, हमारी Cl में आ जाएगी। अब Cl के लिए क्या करोगे, आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे, प्लस इलेक्ट्रॉन इसको दोगे, तो इसको आप क्या बोल दोगे, डेल्टा HEG बोल दोगे, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो भी बोलना है वो बोल दो। तो ये क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। अब हम इसकी बात करें तो ये हम लोगों ने थ्योरेटिकली बात की कि भाई Cl को इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दोगे। लेकिन वो हमें Cl तो हमें एटॉमिक फॉर्म में मिलता ही नहीं नेचर में, तो हम एटॉमिक फॉर्म में लाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये हमारा इन्वॉल्वमेंट एक्स्ट्रा आ गया। अब यहां पे ध्यान देना, ये बन गया। अब ये दोनों मिलके Na, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ये। अब ये दोनों मिलके क्या होंगे, Na प्लस और Cl मिलके क्या करेंगे, ये दोनों किस में जाएंगे बच्चों, अब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या इन्वॉल्व होगा, लेटेस्ट एनर्जी। और ये लेटेस्ट एनर्जी जैसे ही इन्वॉल्व होगी तो ये किस में बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा लेटेस्ट एनर्जी। मान लो ये डेल्टा H दिया हुआ है, डेल्टा H मतलब टोटल एनर्जी, डेल्टा H क्या होता है, एंथैल्पी, एंथैल्पी मींस टोटल जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई है। तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा, आप कौन कौन सी एनर्जी इसमें इन्वॉल्व हुई है, डेल्टा H सब्लिमेशन, डेल्टा H IE प्लस यहां तक ये आ गया, फिर क्या आएगा यहाँ पे, हाफ ऑफ डेल्टा H डिसोसिएशन प्लस डेल्टा HEG प्लस लेटेस्ट एनर्जी, ये इन्वॉल्व हुई है, इतनी एनर्जी हमारी आई है, प्लस Le प्लस लेटेस्ट एनर्जी। इतनी सारी आप एनर्जी लगाओगे तब ये कंपाउंड हमारा Na और Cl2 मिलके NaCl सॉलिड बनाएंगे। सॉलिड क्या होता है, लेटेस्ट होता है, NaCl पूरा आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो लेटेस्ट बन जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व हो रही हैं, ये दोनों देखो, ये किसके लिए है बच्चों, ये हमारी कैटायन के लिए, ये किसके लिए हमारी एनायन के लिए, और ये बोथ जब दोनों कंबाइन हो रहे होंगे एनायन कैटायन दोनों के लिए। अच्छा अब आप ये बताओ, या फिर कैटायन बोल सकते हो या फिर मेटल बोल सकते हो, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन मेटल। अच्छा ये बताओ कि कौन कौन सी पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगी। देखो सब्लिमेट कराना है सॉलिड को, आपको गैसियस फॉर्म में ले जाना, तो ये एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये हमारी पॉजिटिव साइन रहेगा, ये पॉजिटिव रहता ही रहता है। ये डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएट करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, तो ये भी हमारा नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहती है। और ये क्या होती है, ये भी हमारी क्या होती है, नेगेटिव रहती है। तो इसमें कौन कहाँ कहाँ में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, डेल्टा H सब्लिमेशन में देनी पड़ेगी, आयनेशन में देनी पड़ेगी, डिसोसिएशन में या फिर एटमाइजेशन में देनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज होगी और लेटेस्ट में एनर्जी रिलीज होगी। तो 1 2 3 जगह देनी पड़ेगी, 2 जगह रिलीज हो रही, तो ये टोटल हमारे पास होता है। और इसी की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो ये हमारे पास जब भी हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड होगा तो हमारे पास कुछ इस टाइप की एनर्जी हमारे पास इन्वॉल्व हो रही है। तो कौन, डेल्टा H टोटल, सब्लिमेशन, आयनेशन, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर लेटेस्ट एनर्जी कितनी है, 1 2 3 4 5 6। मान लो किसी कंपाउंड में अगर आपको ये सब प्रोवाइड किए तो आपसे टोटल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट पूछ सकते हैं, या फिर मान लो एक इनमें से कोई एक चीज नहीं दी रहेगी तो आप क्या करोगे, दूसरी चीज उससे निकाल सकते हो, जैसे हम लोग अभी क्वेश्चन में बात करेंगे। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बॉन्ड हैवर साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड हैवर साइकिल। बॉन्ड हैवर साइकिल में क्या करते हैं हम लोग, पूरी की पूरी एनर्जी हम लोग इन्वॉल्वमेंट लेके चलते हैं। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, बॉन्ड हैवर साइकिल। बॉन्ड हैवर साइकिल बोलते हैं। तो बॉन्ड हैवर साइकिल में हम लोग अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो
ये हमारे पास पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट रहती है। जैसे मान लो यहाँ पे मान लो मेरे पास कुछ डाटा दिया होता है, जैसे मान लो मेरे पास NaCl है, कुछ जो भी डाटा दिया रहेगा वो हम लोग यहाँ पे पुट करके हम लोग निकाल लेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि बॉन्ड हैवर साइकिल में क्या करते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5, देखो ये हम लोग निकाल सकते हैं। डेल्टा एच हमें गिवन रहेगा, हम लोग रूम जो भी रिएक्शन हो रही है तो हमें मालूम चलेगा कितनी एनर्जी इवॉल्व हो रही, कितनी हमारे पास कितनी एनर्जी निकल रही है, वो हम लोग चेक कर सकते हैं लेबोरेटरी में। तो ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सब्लिमेशन हमें मालूम रहता है, आयनेशन हमें सोडियम की मालूम रहती है, ये हमें मालूम रहता है, ये मालूम रहता है। तो मेनली बॉन्ड हैवर साइकिल हमारे पास किस लिए होती है, लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड करने के लिए किसी भी कंपाउंड, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग बॉन्ड हैवर साइकिल यूज करते हैं। ये हमें मालूम रहता है, ये हमें दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, लेटेस्ट एनर्जी हमसे पूछ रहे होंगे। जैसे बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि इसमें हमें लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करनी है, किसकी, LIF की। तो आपको सोचो कि LIF हमारा कैसे फॉर्म हुआ, तो देखो कैसे हम लोग करेंगे। तो LIF फॉर्म कराने के मुझे Li सॉलिड लेना पड़ेगा और F2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा गैसियस फॉर्म में। और ये क्या बन जाएगा हमारा LiF। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए हाफ, ये सॉलिड। अब देखो आप इसमें खुद सोचो बेटा कि Li हमारा किस में गया होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये LIF फॉर्म डेल्टा H रिएक्शन बोल सकते हैं, ये LIF फॉर्म और डेल्टा H फॉर्मेशन। F क्या होता है, डेल्टा H फॉर्मेशन। मतलब LIF को फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी आएगी, ये इस पूरी की पूरी रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा H फॉर्मेशन। तो आप खुद सोचो कि डेल्टा H फॉर्मेशन किसके बराबर रहेगा, डेल्टा H फॉर्मेशन। सबसे पहले मुझे ये सब्लिमेट कराना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगी, डेल्टा H सब्लिमेशन ऑफ Li आएगा। फिर इसको आयनाइज कराना पड़ेगा, तो डेल्टा H IE ऑफ Li ये आ जाएगा। अब F2 को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा और आधा है तो हाफ करेंगे, हाफ मोल, हाफ डेल्टा H डिसोसिएशन है या फिर एटमाइजेशन बोल सकते हैं, डेल्टा H ऑफ F2। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। फिर क्या आएगा हमारा, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ LIF, ये हमारी आ रही होंगी। अब इसमें गिवन क्या क्या है बच्चों, देखो ये हम लोगों ने पूरी की पूरी प्रोसेस लिख दी, ये हमारा इन्वॉल्व हुआ होगा, इसको आपने सॉलिड से गैस में ले गया होगा, सब्लिमेशन, फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, आयनाइजेशन, इसको एटम में ब्रेक किया होगा, डिसोसिएशन, फिर इसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर दोनों एनायन कैटायन पास पास आए होंगे तो लेटेस्ट एनर्जी। तो ये सब हम लोगों ने इन्वॉल्वमेंट देख लिया। अब डेल्टा H सब्लिमेशन कितना है, 1,6,1,7, डेल्टा H फॉर्मेशन ये इतना दिया हुआ, ये फॉर्मेशन लिख दिया। सब्लिमेशन कितना है, 161 प्लस आयनेशन एनर्जी कितनी है लिथियम की, 520। देखो सबकी यूनिट सेम है, किलोजूल किलोजूल किलोजूल, तो टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद क्या है, हाफ ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन कितना है F2 का, F2 का डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है, 154 इंटू 154 प्लस में आएगा। और ये डेल्टा E है, तो डेल्टा E क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो -328 प्लस LE, इन सबको ऐड करना और LE आप निकाल लेना। LE मतलब लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसको आप -617, इसको आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा हमारा ये सॉरी इसको आप ये कितना बन जाएगा, इसको आप इस साइड ले जाओगे तो 1617, ये कितना बन जाएगा, ये माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा 161, ये भी आपका माइनस का प्लस हो जाएगा, इस साइड लेके आओगे तो ये कितना बन जाएगा 520। और ये जो प्लस था ये प्लस, ये भी प्लस का माइनस बन जाएगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा 70, ये बन जाएगा हमारा 77 बन जाएगा, और ये प्लस 328, ये हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी आ जाएगी। इसे सम कर लेना जो भी है, ये क्या बन जाएगी हमारी लेटेस्ट एनर्जी। अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये आपको होमवर्क में करना है। बॉन्ड हैवर साइकिल से पूरी की पूरी प्रोसेस लिखो, उससे आप करके देखना। ये हम लोग होमवर्क में हो गया, बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोगों ने किसकी बात कर ली बेटा, बॉन्ड हैवर साइकिल की बात कर ली, और हम लोगों ने ये लेटेस्ट एनर्जी क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती, सबकी एनर्जी का सम किसके होता है, आप पूरी का पूरा स्टेप कर लो, और सिंगल स्टेप में जो आंसर आएगा उसके बराबर आएगा, मतलब LF हम उसको बोल देंगे, मतलब फॉर्मेशन, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड। तो अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, और जैसे कोवलेंट कंपाउंड के लिए कोवलेंसी डिफाइंड होती है, वैसे आयनिक कंपाउंड के लिए क्या डिफाइंड होती है बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कि एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज गेन कर रहा है।
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जैसे प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड की बात, आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड की बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रॉपर्टी की हम लोग क्या बात करें, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे मान लो NaCl है तो Na प्लस Cl नेगेटिव, इसके साइड साइड Cl नेगेटिव ऐसे ऐसे रहेंगे, तो इनमें अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है। और हाई अट्रैक्शन होने की, देखो आप खुद सोचो बच्चों कि आपको किसी भी चीज़ को मेल्ट करना है या बॉयल करना है, मेल्ट बॉयल करना है मतलब क्या करना है, उन्हें सेपरेट करना है। मेल्ट कर रहे हो मतलब दूर दूर ले जा रहे हो, बॉयल कर रहे हो तो और दूर दूर ले जा रहे हो। अगर आप आयंस को दूर दूर ले जाओ तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन हमारा कम हो जाएगा। तो अब मुझे पहले अट्रैक्शन ज़्यादा था, अब उन एटम्स या आयंस को दूर दूर ले जाओ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए क्या होता है उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हम लोग बोल सकते हैं। ये हो गया। अब अगर हम लोग सेकंड बात करें यहाँ पे कि ये क्या होते हैं, हमारे नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आयनिक जो बॉन्ड होते हैं हमारे क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल, मतलब इनमें कोई हमारी डायरेक्शन फिक्स नहीं रहती, कहीं अट्रैक्शन हमारा कहीं से भी लग सकता है। थर्ड की हम बात करें, कंडक्टिविटी हाई, हाई कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इनकी ज़्यादा रहती है क्योंकि क्या होते हैं डायरेक्ट आयन से। अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो सबसे कम कौन सी किसकी रहती है, मान लो सॉलिड, फिर क्या होता है हमारा फ्यूज्ड, और एक होता है हमारा लिक्विड बोल सकते हो, और एक्वस, एक्वस फॉर्म में है ये। जैसे मान लो आपने NaCl सॉलिड ले लिया, NaCl सॉलिड ले लिया तो क्या होगा, ये बहुत कम कंडक्टिविटी। देखो आयनिक कंपाउंड में कंडक्टिविटी किसकी वजह से आते हैं, आयंस के मूव करने की वजह से। जैसे हम लोग बात करें कि जैसे मान लो ये मेटेलिक वायर है, मेटेलिक वायर में कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर रहे हैं। और इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो वायर में कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन होती है। अब मान लो कोई आयनिक कंपाउंड दिया है, आयनिक कंपाउंड मान लो आयनिक कोई सॉल्यूशन दिया है तो उसमें कंडक्टिविटी किसकी वजह से, आयंस के मूव करने की वजह से। अब सॉलिड फॉर्म में क्या होगा कि आयंस फिक्स हो जाएंगे तो मूव नहीं कर पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे तो कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। और ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, अगर आपने फ्यूज्ड मतलब उनको तो थोड़ा क्या कर दिया, उनको मेल्ट करा दिया, मेल्ट करा दिया मतलब थोड़ा फ्यूज करा दिया, फ्यूज करा क्या हो, थोड़ा मूवमेंट बढ़ जाएगा, मूवमेंट बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और उनको आप लिक्विड फेज में ले आए या फिर आपने एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या होंगे, अब वो इजीली आपके मूव कर सकते हैं, जितने इजीली मूव करेंगे उतनी ज्यादा उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ये हो गया हमारे पास। और दे डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ये किस में डिसॉल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में। कि जो आयनिक कंपाउंड रहेंगे बच्चों वो किस में डिसॉल्व होंगे, हमारे पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। जैसे आपका वाटर हो गया, वाटर में आपका इजीली डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि वाटर हमारा सॉल्वेंट। जैसे मान लो आपको दिया है NaCl को आपने एक वाटर में डिसॉल्व कराया और एक आपने बेंजीन C6H6। ये क्या होता है बच्चों, हमारा ये पोलर होता है, तो पोलर में ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, और ये हमारा क्या होता है, नॉन पोलर, तो इसमें ये डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। आपने सुना हो लाइक डिसॉल्व लाइक वाला, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो आयनिक कंपाउंड भी एक टाइप से पोलर ही हो गए ना। और पोलर किस में डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर में कभी डिसॉल्व, और नॉन पोलर कंपाउंड किस में डिसॉल्व होंगे, हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट में, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। इनमें क्या होती है, लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होने मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इनके हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉन डायरेक्शन रहते हैं क्योंकि अट्रैक्शन रहता है, अट्रैक्शन के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं से भी आप आयन ले लो, इतने डिस्टेंस पे आप एनायन यहाँ रखो अगर सेम डिस्टेंस है तो क्या होगा, अट्रैक्शन हमारा सेम लग रहा होगा। हाई कंडक्टिविटी रहती है, सॉलिड में कम होती है, फ्यूज में उससे बढ़ जाती है, और लिक्विड या एक्वस फेज ले लो तो और ज़्यादा हमारी कंडक्टिविटी शो करने लगता है। दे डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं सभी के सभी किसमें, मेनली किसमें डिसॉल्व होते हैं, हमारे पोलर सॉल्वेंट में। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कोवलेंट नेचर इन आयनिक कंपाउंड। जैसे हम लोगों ने कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक नेचर की बात की थी, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट नेचर की बात करेंगे। जैसे हमें मालूम है कोई भी कंपाउंड 100% कोवलेंट और 100% आयनिक नहीं होता है। ऐसे मान लो जैसे कुछ हमारे मान लो कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ आपका कोवलेंट नेचर आ ही जाता है। तो कैसे आता है उसकी हम लोग बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फजान्स रूल बोलते हैं। फजान्स रूल, ये जो हम डिस्कस करेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फजान्स रूल बोलते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, फजान्स रूल से ही जाना जाता है। अब जैसे आप मान लो बेटा कि
जैसे आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म होने के लिए क्या होता है, आयनिक कंपाउंड की बात करें तो एक हमारे पास कैटायन रहेगा। कैटायन का साइज क्या होता है, इन जनरल छोटा होता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से क्या होता है, जो उसका न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस जो अदर इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं उनको क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। इसलिए क्या होता है, इनका कैटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो ये हो गया हमारा कैटायन। आयनिक कंपाउंड में एक एनायन रहता है, एनायन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन करने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो क्या होगा, न्यूक्लियस इतने स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता। मतलब कैटायन का साइज, एनायन का साइज क्या रहेगा हमारा, ऐसा कुछ रहेगा। ये कैटायन, इस पर हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज कर दिया, ये क्या बन गया हमारा, ये एनायन। तो ये हम लोगों ने किसकी बात कर ली, ये आइडियल केस। ये क्या बोल रहे हैं बच्चों, आइडियल केस। तो आइडियल केस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो ये भी हमारा स्फेरिकल होना चाहिए, ये भी हमारा स्फेरिकल होना चाहिए। क्योंकि अगर हम एटम की बात करें तो एटम का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है। तो कुछ इस टाइप का हमारे पास हो गया, ये एनायन हो गया, ये कैटायन, नेगेटिव बीच में डाल दिया, ऐसा कुछ ध्यान देना। ये तो ड्राइंग अच्छी बना रहा हूँ ताकि समझ में आए। ऐसा ये हो गया, क्या हो गया, ये रेड रेड से मैं कैटायन बना देता हूँ, कुछ इस टाइप का पॉजिटिव, ये एनायन। ये आइडियल केस हो गया। अब आप ध्यान दो बच्चों यहाँ पे कि ये नेगेटिव हो गया और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। ये मान लो कि ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का गोला हो गया एक। अब इसमें क्या है, इसमें ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली बाउंड करके भी नहीं रखा है, तो ये क्या होगा, इसका साइज बड़ा हुआ है। अब आप खुद सोचो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बैठा हुआ है, ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा होगा, थोड़ा बहुत तो अपने साइड अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, ऐसा चुपचाप तो बैठेगा नहीं। और ये भी थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो रहा हो, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है, इसके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अच्छे से बाइंड करके नहीं रख पाया, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो अट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं लगा पा रहा है। इसकी वजह से क्या हो, आइडियल केस में क्या होना चाहिए, ये भी स्फेरिकल होना चाहिए, ये भी स्फेरिकल, दोनों के दोनों हमारे स्फेरिकल होने चाहिए थे। लेकिन जब हम लोग रियलिटी की बात करते हैं, जब ये तो हमने सोचा था कि ये भी स्फेरिकल रहेगा, ये भी स्फेरिकल, लेकिन होता क्या है बच्चों, अगर हम लोग रियलिटी की बात करें कि रियल केस में क्या होगा, आइडियल में तो क्या होगा, दोनों के दोनों स्फेरिकल होने चाहिए थे। अब ये स्फेरिकल का वो, ये भी स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल, हम लोग आइडियल केस मान के चल रहे हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है बच्चों, यहां पे ये जो पॉजिटिव हो गया, थोड़ी बहुत आपको फील आ रही होगी, ये जो नेगेटिव, ये जो कैटायन है, कैटायन के पास क्या है, साइज छोटा है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पॉजिटिव की, तो ये क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अपने साइड खींचने लगेगा, अपने साइड खींचने लगेगा। अपने साइड लाएगा मतलब कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज, जो हमारा स्फेरिकल था, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, इस टाइप। ये नेगेटिव आया समझ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, थोड़ा इस साइड आपका शिफ्ट होने लगेगा। अब देखो यहां पे, अब ये शिफ्टिंग किस पर डिपेंड करेगी, उसकी हम लोग बात करने लगते हैं। देखो आइडियल में ऐसा होना चाहिए, लेकिन रियल में कैसा रहता है, रियल में ऐसा क्यों भाई, ये पॉजिटिव ही मानेगा तो नहीं, कहीं भी इलेक्ट्रॉन देखे, कहीं भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। तो अब देखो आप खुद सोचो कि ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस साइड आ रहा है, इस साइड, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस साइड आने लगा। और ये कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है ना, शेयरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, दोनों एटम के बीच में रहता है, बीच में आता है। जैसे मान लो ए और बी के, मान लो ए और बी में अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इन दोनों की शेयरिंग होती थी। शेयरिंग की वजह से क्या होता था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका दो एटम के बीच में होता था। और इस केस में भी क्या हो रहा है, जितना ज्यादा ये कैटायन एनायन को अट्रैक्ट करेगा, उतना ज्यादा क्लाउड क्या होगा, बीच की, मतलब इन दोनों एटम के बीच में आने लगेगा। मतलब इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ये कब रहेगा, ये 100% आयनिक कंडीशन रहती है, आयनिक की कंडीशन रहती है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है वो थोड़ा बहुत तो कैटायन अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर क्लाउड को इस साइड अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो सकते हैं कि इसमें डायरेक्शनल नेचर आने लगा। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ आ गया, इस साइड आ गया, और डायरेक्शनल नेचर आएगा मतलब कोवलेंट कैरेक्टर उसमें थोड़ा बहुत आने लगेगा। तो अब हम इनके लिए टर्म डिफाइन करके रखते हैं। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैटायन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। अब आप सोचना, अब एक डाउट ये भी आता है कि सर क्या इसके साइज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कैटायन। देखो आपको पहले ही बताया था कैटायन में क्या होता है, कैटायन में इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसके क्लाउड जो
न्यूक्लियस है कैटायन का, इसके क्लाउड को स्ट्रांगली बाउंड करके रखा, तो इसके साइज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कैटायन के साइज में कोई इफेक्ट नहीं आता। एनायन का जो क्लाउड है वो डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रॉय हो रहा है मतलब कैटायन के साइड, एनायन का क्लाउड कैटायन के साइड शिफ्ट होता है। जो भी इफेक्ट आएगा वो कैटायन के एनायन के क्लाउड में आएगा, कैटायन के क्लाउड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये अभी भी स्फेरिकल है, बाद में भी स्फेरिकल, चाहे आप रियल कंडीशन ले लो चाहे आप आइडियल कंडीशन ले लो। और रियल कंडीशन में क्या होता है, जो एनायन का क्लाउड है वो किस साइड शिफ्ट होने लगता है, कैटायन के साइड। तो हम लोग यहाँ पे साइंटिफिक टर्म हम लोग यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पोलराइजेशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो एनायन का क्लाउड है उसका पोलराइजेशन हो गया किसके साइड, कैटायन के साइड। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करें कैटायन के, हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। फजान ने क्या यूज किया था, फजान ने ये बोला था कि ये जो कैटायन का एनायन का क्लाउड है वो कैटायन के क्लाउड साइड, कैटायन के साइड क्या होगा, वो पोलराइज हो गया। अब ये पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा, तो पोलराइजेशन हमारा कैटायन पे भी डिपेंड करेगा और एनायन पे भी डिपेंड करेगा। तो यहां पे हम लोग कैटायन के लिए हम लोग कौन सी वर्ड यूज करेंगे, अगर हम लोग कैटायन की बात करें बच्चों, तो कैटायन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पावर, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, पोलराइजेशन पावर। कैटायन कि जितनी ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगी उतना ज्यादा वो क्या करेगा, एनायन के क्लाउड को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। और अगर हम एनायन की बात करें तो एनायन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें, पोलराइजेबिलिटी बोल सकते हैं या फिर डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं या फिर शिफ्टिंग बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना है। तो यहां पे उन्होंने बोला था कि जितना ज्यादा कैटायन की पोलराइजेशन पावर होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पोलराइजेशन होगा किस साइड, कैटायन साइड। तो इसमें क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगेगा। अब यहां पे हम लोग बात करें, रियल कंडीशन हमारे पास ये चल रही है कि भाई जितना ज्यादा हमारा कैटायन इसके क्लाउड को अपने साइड अटैक करेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मोर दी, तो फजान ने क्या बोला था, मोर दी पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन cloud of anion towards the cation, more the covalent nature in ionic compound। ये बोला था उन्होंने, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा एनायन का, कैटायन साइड, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, उसमें आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा आ जाएगा। कोवेलेंट मतलब क्या होता है, डायरेक्शनल। कोवेलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे बीच में शिफ्ट होने लगते हैं। तो ऐसे इसमें क्या हो रहा है कि जो भी होना है किसका होना है, एनायन के क्लाउड का। कैटायन के क्लाउड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वो स्ट्रांगली बाउंडेड है, और इसका क्या होता है, क्लाउड बड़ा रहता है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये हम लोगों ने फजांस की बात कर ली, तो हम लोग क्या बनेंगे, पोलराइजिंग पावर, और पोलराइजेशन को हम पी से लिखेंगे। तो अब मान लो आपको ये बताना है कि कोवेलेंट, तो ये हमारा किस किस पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पोलराइज मोर कोवेलेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कोवेलेंट नेचर। कोवेलेंट नेचर हमारा किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले हम बोल सकते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन बोल सकते हैं, एंड सिविलिटी ऑफ एनायन। जितना ज्यादा ये पोलराइजिंग पावर कैटायन की रहेगी उतनी ज्यादा क्या करेगा, एनायन के क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले चार्ज करना। जितना ज्यादा कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, मतलब चार्ज ज्यादा होना चाहिए। चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर कैटायन की बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं साइज,
अगर इसका साइज ज़्यादा बड़ा रहेगा तो क्या होगा, इफेक्टिवली इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जितना ज़्यादा छोटा साइज रहेगा उतना ज़्यादा क्या करेंगे, इसका जो पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ध्यान देना यहाँ पे, मोर दी चार्ज ऑन कैटायन एंड लेस दी साइज ऑफ कैटायन। ये किसको बढ़ाते हैं, पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर हमारी किस पे डिपेंड करती है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है ऑफ कैटायन, ऐसा भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये आ जाएगा। और पोलराइजेशन ऑफ एनायन किस पे डिपेंड करेगा, अब जितना ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं जितना ज्यादा इस पे चार्ज रहेगा उतना ज्यादा ये कैटायन साइड अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहला चार्ज। तो ये हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, ये हम लोग पोलराइजिंग पावर, ये कैटायन की बात चल रही है बच्चों, और ये किसकी चल रही है, हमारी एनायन की। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ जाएगा एनायन का, और साइज बढ़ेगा तो साइज बड़ा रहेगा क्लाउड का तो जल्दी डिस्ट्रॉय होगा, जल्दी इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब क्लाउड का शिफ्ट यहाँ हो रहा होगा, तो साइज बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, चार्ज दोनों के लिए डिपेंड करते हैं, लेकिन साइज, अगर कैटायन एनायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और अगर कैटायन का साइज बढ़ जाएगा तो पोलराइजेशन कम हो जाएगा। तो इन दोनों के साइज पर डिपेंड करेगा। तो ये हम लोगों ने बात कर ली। तो ये जितने ज्यादा बढ़ रहे होंगे उतने ज्यादा क्या हो जाएगा, ये हमारे किसको इफेक्ट कर रहे होंगे, ये हमारे कोवलेंट नेचर को इंक्रीज कर रहे होंगे इन आयनिक कंपाउंड। ये फजांस बोल के गए थे। तो ये तो हमें वैसे भी फील आ रही है कि भाई आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, एक कैटायन एक एनायन है, तो आयनिक के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों स्पेरिकल ही होना चाहिए। एक कैटायन भी हमारा स्पेरिकल होना चाहिए, एनायन भी स्पेरिकल हमारा आइडियली ऐसा होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि जो कैटायन रहता है उसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है चार्ज की, तो क्या करता है वो एनायन के क्लाउड को अपने साइड शिफ्ट कराता है। आपको सोचो, जितना ज्यादा क्लाउड शिफ्ट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसमें डायरेक्शनल नेचर, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारे कैटायन साइड आने लगे, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें बढ़ने लगेगा। अब ये बढ़ेगा कैसे, तो कैटायन को ज्यादा अट्रैक्ट करना पड़ेगा क्लाउड को। तो कैटायन अट्रैक्ट कब करेगा, जब उस पर चार्ज ज्यादा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा। चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा कैटायन पे बढ़ेगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं चार्ज कौन सा, पॉजिटिव वाला, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और उसका साइज छोटा रहेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, साइज छोटा होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम एनायन की बात करें, एनायन जितना ज्यादा बड़ा रहेगा उतना ज्यादा वो डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, किस साइड अट्रैक्ट हो रहा होगा, कैटायन साइड। और जितने ज्यादा उसमें चार्ज डेंसिटी रहेगी, चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा वो भी शिफ्ट हो रही होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या हो सकते हैं, चार्ज कौन सा, नेगेटिव वाला। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको पोलराइजिंग पावर कंपेयर करनी है, तो ये सब किसको सपोर्ट कर रहे होंगे, कोवेलेंट नेचर को सपोर्ट कर रहे होंगे, किसमें, आयनिक कंपाउंड में। जैसे हम लोग बात करें बच्चों, जैसे आपको दे दिया पोलराइजिंग पावर, कंपेयर दी पोलराइजिंग पावर, कंपेयर दी पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। पोलराइजिंग पावर किसके लिए हम लोग को बात करते हैं, कैटायन के लिए, और पोलराइजेबिलिटी किसके लिए यूज करते हैं, एनायन के लिए। जैसे आपको पहले दे दिया Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस। देखो सब में चार्ज सेम है, साइज किसका बड़ा है, साइज हमारा सीजियम का बड़ा है, लिथियम का छोटा। लिथियम का साइज छोटा तो ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर रहेगी, तो यहाँ से यहाँ जाने पे पीपी क्या हो जाएगा, पीपी हमारा कम हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर। जैसे मान लो आपको दे दिया यहाँ पे, एक दे दिया Li दे दिया, एक Be दे दिया, Be+2, इन दोनों में Li प्लस Be+2 दे दिया। अब इन दोनों में कंपेयर करना होता, देखो Be+, इसका चार्ज भी ज़्यादा है और साइज भी छोटा है। साइज की बात करें तो साइज क्या होता है, Li प्लस ग्रेटर देन Be+2, ये साइज होता है। साइज भी बोल रहा है कि इसकी पोलराइजिंग पावर कम रहेगी, और चार्ज भी बोल रहा है इस पे चार्ज ज़्यादा, तो यहाँ पे यहाँ जाने पे पीपी क्या हो जाएगी, पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। आया समझ में। जैसे थर्ड आपको दे दिया यहाँ पे, एक दे दिया आपको Be+2, एक होता है Mg+2, एक होता है Ca+2, एक होता है Sr+2, एक होता है Ba+2, ऐसे कुछ दिए होंगे। सबके चार्ज हमारे सेम हैं,
लेकिन साइज क्या हो रहा है, यहां से यहां जाने पे रेडियस बढ़ रही है, रेडियस बढ़ेगी तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। फोर्थ अगर हमारे पास दिया हुआ है, जैसे दे दिया आपको एक Li प्लस दे दिया, एक Mg+2 दे दिया और एक Al+3 दे दिया, ये हम लोगों ने पीरियड टेबल में पढ़ा था। साइज क्या होता है, यहां से यहां जाने पे क्या होता है बच्चों, साइज मतलब रेडियस, रेडियस कम हो रही होती है। आपको बताया था Li प्लस की सबसे ज़्यादा रेडियस होती है, Mg की उससे कम होती है, Li की प्लस उससे ज़्यादा होती है, उससे और कम होती है। तो रेडियस भी कम हो रही है और चार्ज भी क्या हो रहा है बच्चों, चार्ज भी बढ़ रहा है, मतलब पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर Li+3 की रहेगी, Mg की उससे कम रहेगी, Li की और उससे कम रही होगी। और अगर हम लोग बात करें, ये हम लोग अलग अलग देख रहे हैं, देखो एक और आपको बता देते हैं कि जो हमारे पास स्यूडो नोवल गैस कॉन्फिगरेशन वाले जो हमारे कैटायन ऑफ स्यूडो नोवल गैस कॉन्फिगरेशन की जो पोलराइजिंग पावर होती है ग्रेटर देन नॉर्मल नोवल गैस कैटायन, स्यूडो नोवल गैस कैटायन जो रहते हैं, और जो नोवल गैस कॉन्फिगरेशन वाले जो कैटायन होते हैं कैटायन, उनकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, हमारी स्यूडो की ज़्यादा होती है। जैसे मान लो आपको यहाँ पे दिया हुआ है Zn+2 दिया हुआ है और यहाँ पे K+ दिया हुआ है। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चों कि जो मेरे पास Zn+2 है, देखो अगर मैं Zn+2 की बात करूँ, यहाँ पर आप ले लो Cu+, देखो चार्ज दोनों का सेम है। इसका कॉन्फिगरेशन क्या है, देखो इसके कॉन्फिगरेशन की बात करें बच्चों तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या है हमारे पास 3s2 3p6 3d10, इसका कॉन्फिगरेशन क्या है 3s2 3p6। देखो ये क्या है हमारा, ये कॉन्फिगरेशन क्या है, नॉर्मल इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। और ये क्या हो गया हमारा, ये कौन सा बन गया हमारा, स्यूडो इनर्ट या नोवल गैस कॉन्फिगरेशन। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो कॉन्फिगरेशन रहता है एक्चुअली ये क्या करता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो डी वाले, देखो स्यूडो नोवल गैस कॉन्फिगरेशन क्या होता है, इसमें बैलेंसी सेल में 18 इलेक्ट्रॉन और नॉर्मल क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन वाला। देखो 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं हमारे बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन हमारे डी में चले जाते हैं। और डी में जाने से क्या हो जाता है, डी में इलेक्ट्रॉन गए तो उनकी पोअर शील्डिंग होती है, पोअर शील्डिंग होने की वजह से क्या होता है कि जो अदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनकी क्लाउड को क्या करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने लगता है। तो डी की पोअर शील्डिंग की वजह से क्या होता है कि जो एनायन का क्लाउड है उसको इसका न्यूक्लियस क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने लगता है। इसलिए क्या होता है, पोलराइजिंग पावर जो होती है जो स्यूडो नोवल गैस कॉन्फिगरेशन वाले रहते हैं उनकी ज्यादा रहती है, किससे, नॉर्मल वाले से। जैसे आप ये ले लो तो इन दोनों में किसकी हो जाएगी हमारी, Cu+ इज ग्रेटर देन K+, ये हम लोग Pp की बात कर सकते हैं, पोलराइजिंग पावर। तो ये आप ध्यान रखना। तो ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन करना होता तो ये आप ध्यान रखना, पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी Cu, क्योंकि इसमें स्यूडो नोवल गैस कॉन्फिगरेशन में क्या होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग लगाते हैं। पुअर शील्डिंग लगने की वजह से क्या होता है कि जो कैटायन का जो क्लाउड होता है वो एनायन के क्लाउड को स्ट्रांगली, जो कैटायन का न्यूक्लियस रहता है वो क्या करता है, जो एनायन के क्लाउड है उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने लगता है। स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। मतलब क्या होता है कि इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम आ रहा होगा। अब जैसे मान लो हमें ये करना होता, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, जैसे मान लो आपको दे दिया यहाँ पे एक F नेगेटिव दे दिया, एक Cl नेगेटिव दे दिया, Br नेगेटिव दे दिया, I नेगेटिव दे दिया। तो चार्ज सब में सेम है बेटा, चार्ज हमारा सब में सेम आ गया, चार्ज हमारा सेम है,
चार्ज हमारा दोनों सब में सेम है तो साइज जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा, रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही है, और रेडियस बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन ऑफ एनायन क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। ये हो गया। अब जैसे मान लो आपको ये दिया होता है सेकंड, F नेगेटिव और O -2, तो वैसे भी हमें मालूम है कि साइज भी बढ़ रहा है और नेगेटिव चार्ज भी बढ़ गया, तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हमारा बढ़ जाएगा। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं पोलराइजेशन हमारा बढ़ जाएगा। अब जैसे अगर हम लोग बात करें, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, से मान लो फॉर एग्जांपल increasing order of ionic nature, जैसे हमें दिया होता LiF दिया होता, NaF दिया होता, KF दिया होता, RbF दिया होता, CSF दिया होता। अब ये हमें दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक अरेंज करना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये बताओ कि सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किस में रहेगा। देखो एनायन सबका सेम है, देखो जब भी आपको कंपेयर करने दिया जाएगा एनायन कैटायन दोनों सेम रहेंगे, या फिर दोनों में डिफरेंस रहेगा तो कुछ ना कुछ दोनों के दोनों फैक्टर हमारे आयनिक चार्ज और रेडियस दोनों के दोनों सेम आंसर दे रहे होंगे, तभी आपको डिफरेंट दिया जाएगा। जैसे मान लो फ्लोरीन सेम है। अभी बताओ कि कैटायन एनायन का कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, यहाँ पे रोल प्ले कौन करेगा, कैटायन में देखो पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर Li, देखो इस पे भी प्लस बनाएगा, 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 सब पे प्लस प्लस बनना चल रहा है। सब पे प्लस बनाएंगे तो पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी है, LiF की। तो LiF में अगर हम लोग यहाँ पे कोवलेंट नेचर की बात करें, सबसे ज्यादा कोवलेंट नेचर किसका रहेगा, LiF का रहेगा, उसके बाद NaF का रहेगा, फिर उसके बाद क्या रहेगा, KF का रहेगा, उसके बाद RbF का रहेगा, उसके बाद CSF का रहेगा। तो आयोनिक नेचर क्या हो जाएगा, अगर हम आयोनिक नेचर की बात करें तो हमारे पास LiF आ जाएगा, उसके बाद NaF आएगा, उसके बाद KF आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, RbF बन जाएगा, उसके बाद CSF बन जाएगा। सेकंड ये ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। मान लो हमारे पास ये दिया होता LiCF, LiF, LiCl, LiBr और LiI दिया होता, इसमें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक। सबसे पहले बताओ कि यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कैटायन सेम हो गया, कैटायन सेम हो गया मतलब पोलराइजिंग पावर सब में सेम रहेगी। अब हमें एनायन चेक करना है, एनायन में पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन किसका ज्यादा होगा, जिसका साइड इस पे -1 आएगा, इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1, जिस पे नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा उसका पोलराइजेशन होगा। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसका होगा, Li का, सॉरी I नेगेटिव का। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोवलेंट नेचर की बात करें तो कोवलेंट नेचर हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा Li का रहेगा, उसके बाद LiBr का रहेगा, उसके बाद LiCl का रहेगा, उसके बाद LiF का सबसे कम रहेगा। तो आयनिक नेचर क्या बन जाएगा, अगर हम आयनिक नेचर की बात करें तो आयनिक नेचर मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे Li का सबसे कम रहेगा, LiBr का सबसे ज़्यादा रहेगा, LiCl, उसके बाद LiF, ये ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा। तो इस टाइप से, जैसे मान लो एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, AlF3, AlCl3, AlBr3, Al-I3, देखो यहाँ तो सबसे इसमें बताओ इसमें क्या होगा। देखो कैटायन हमारा सेम है, एनायन वेरी कर रहा है, एनायन वेरी कर रहा तो F की सबसे कम पोलराइजेशन होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोवलेंट नेचर की बात करें तो कोवलेंट नेचर सबसे ज़्यादा किस में होगा, Al-I3 में, उसके बाद Al-Br3 में, क्योंकि सब पे -1 चार्ज सब पे सेम है। साइज एनायन का जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा उसका पोलराइजेशन होगा, सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन आयोडीन का आ रहा होगा। ये क्या बन जाएगा, AlCl3 और AlF3।
और अगर हम लोग आयनिक नेचर की बात करें, आयनिक नेचर, तो आयनिक नेचर में क्या हो जाएगा, सबसे कम किसका रहेगा, AlI3, AlBr3, AlCl3 और AlF3। और ये आपको बताया भी था कि ये सभी के सभी प्रीडोमिनेंटली क्या होते हैं, ये कोवलेंट नेचर शो करते हैं, ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, और ये क्या होता है, ये आयनिक। अगर आपसे ये पूछा जाए कि AlF3 आयनिक क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसलिए क्या होता है, उसकी पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती जितनी अदर हैलाइड की हो जाती है। इनमें क्या होता है, साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह से एनायन की पोलराइजेशन जो AlF3 के मतलब AlF+3 के थ्रू क्या होती है, एनायन जो Al+3 है वो क्या करता है, उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा रहती है, तो क्या करता है वो आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन क्लाउड को अपने साइड डिस्ट्रॉय करा देता है, मतलब अपने साइड पोलराइज करा देता है। लेकिन फ्लोरीन की साइज क्या होती है, छोटी होती है, तो ज़्यादा पोलराइजेशन नहीं करा पाता, इसलिए क्या होता है, AlF3 क्या होता है, हमारा आयनिक होता है, बाकी हमारे क्या होते हैं, कोवलेंट नेचर शो करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, ये हो गया हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको जब भी क्वेश्चन आएंगे तो कुछ ना कुछ आपको, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको ये दे दिया LiCl, MgCl2 और AlCl3, इसमें आपको यही करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक नेचर। अब देखो यहाँ पे कैटाइन, एनाइन सबका सेम है, कैटाइन हमारा डिफरेंट है, और कैटाइन डिफरेंट तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की पोलराइजिंग पावर सब, क्योंकि इस पर +3 आ रहा है, इस पर +2 आ रहा है और इस पर +1 आ रहा है, उसकी पोलराइजिंग पावर हम लोगों ने अभी चेक की थी। तो अगर हम लोग कोवलेंट नेचर की बात करें, तो कोवलेंट नेचर क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग कोवलेंट नेचर की बात करें तो कोवलेंट नेचर सबसे ज़्यादा हमारा AlCl3 में मिल रहा है, फिर MgCl2 में मिल रहा है, फिर LiCl में मिल रहा है। तो अगर हम आयनिक की बात करें, तो AlCl3 सबसे कम रहेगा, उसके बाद MgCl2 आएगा, उसके बाद LiCl आ रहा होगा। ये हमारा आयनिक नेचर की बात चल जाएगी। तो इस टाइप से हम जो भी क्वेश्चन रहेगा, कुछ ना कुछ हमारे पास सेम दिया रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें क्लू प्रोवाइड रहेगा, तो उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक नेचर किसके, फजांस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे होंगे। तो बच्चों ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट नेचर। जो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया, इसमें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट नेचर में बताना, ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें आपको बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट नेचर किसका रहेगा। तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे होमवर्क में करना है। और एक बात और आप याद रखना कि जितना ज़्यादा हमारा आयनिक नेचर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट। जितने ज़्यादा आयनिक नेचर रहेगा उतने ज़्यादा हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट हम लोग अब बात करने वाले हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। किसकी, थर्मल स्टेबिलिटी। जैसे हमें मालूम है कि जो आयनिक कंपाउंड होते क्या होते हैं, हाईली थर्मली स्टेबल, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी की हम लोग बात करने वाले हैं, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अभी हम बात करते हैं क्या होता है थर्मल स्टेबिलिटी। आयनिक कंपाउंड, या फिर हम बोल सकते हैं हीटिंग। आयनिक कंपाउंड को हम हीट करेंगे। मान लो आयनिक कंपाउंड को आप हीट कर रहे हो, हीट करते करते क्या हो जाएंगे, वो डिकम्पोज होंगे। जो कंपाउंड जितने जल्दी डिकम्पोज होगा उतनी ही उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम रहेगी। हाईली थर्मल स्टेबल मतलब हाई टेम्परेचर तक वो क्या कर रहा है, वो स्टेबल रह रहा है, मतलब वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है। तो थर्मली स्टेबल मतलब क्या होता है कि आप उनको अगर हीट कर रहे हो, हीट करते 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 मान लो वो ब्रेक नहीं हो रहा है, हाई टेम्परेचर पे वो क्या हो रहे हैं, आपके डिकम्पोज हो रहे हैं, मतलब उनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई, मतलब टेम्परेचर को ज़्यादा वो सस्टेन कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा उनकी स्टेबिलिटी रहेगी, मतलब उतना ज़्यादा हमें हाई टेम्परेचर उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको डिसोसिएट करने के लिए। तो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब TS, मतलब हम इसे क्या लिखेंगे शॉर्ट में, TS लिख देंगे, थर्मल स्टेबिलिटी TS। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जितना ज़्यादा उनकी थर्मल स्टेबिलिटी रहेगी उतनी ही वो हाई टेम्परेचर पे वो क्या होंगे, हमारे डिकम्पोज हो रहे होंगे। तो ये जब हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इन आयनिक कंपाउंड को हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, एक Mg एक Mg में और एक Ma में।
देखो एम क्या डिनोट कर रहा है, एम डिनोट कर रहा है हमारा कैटायन को, जी क्या डिनोट कर रहा है एनायनिक पार्ट को। अगर एनायनिक पार्ट जी मतलब क्या हो गया ग्रुप में, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम मतलब जी हमारा, जैसे ग्रुप ऑफ एटम क्या होता है, जैसे हमारे पास NO3 नाइट्रेट हो गए, नाइट्राइड हो गए, NO2 नेगेटिव हो गया, SO4 डाई नेगेटिव हो गया बेटा, ये सब क्या होगा, ये जो एनायन होते हैं क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम रहते हैं। SO3 डाई नेगेटिव हो गया आपका, PO4-3 ये सब ETC, C2O4 डाई नेगेटिव ऑक्सलेट आयन, ये सब क्या होते हैं हमारे ग्रुप। तो इनके लिए हम लोग अलग से चेक करते हैं। और ये क्या हो गया हमारा, ये क्या है हमारा, M क्या है हमारा कैटायनिक पार्ट हो गया, ये क्या है हमारा कैटायन। तो कैटायन हमारा ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, एटम, सिंगल एटॉमिक फॉर्म में है। जैसे ए के जी क्या हो गया हमारा ग्रुप। अगर हमारा कैटायन ग्रुप ऑफ एनायन अगर ग्रुप ऑफ एटम है तो हम लोग जी लिखेंगे। अगर हमारा ये गलत लिख दिया, ये एनायन लिखना चाहिए था यहाँ पे। अगर ये एनायन अगर हमारा एटम है, जैसे एटम तो कौन कौन से होते हैं एनायनिक एटम, जैसे F नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, Br एटॉमिक फॉर्म में, मतलब कोई ग्रुप के फॉर्म में नहीं है, हमारे एटॉमिक फॉर्म में हो गया। ये हो गया हमारे पास I नेगेटिव हो गया, जैसे हो गया O-2 हो गया हमारा, N-3 हो गया, ये सब। जैसे इसमें आपका O2-2 ये सब, O2-1 ये बेटा 2 ऑक्सीजन एटम है, ये 2 ऑक्सीजन पे ये हमारा O-2 हो गया, N-3 हो गया हमारे पास, ये जितने भी ये सब क्या होते हैं हमारे सिंगल एटॉमिक फॉर्म के एनायन है। और ये हमारे ग्रुप के 2 एटम हैं ऑक्सीजन के, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, ये सब हमारे क्या होते हैं, हमारे ग्रुप वाले होते हैं। और ये सब क्या होते हैं हमारे एटम वाले होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी। और यहां पे जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक नेचर, आयनिक नेचर। ये ध्यान रखना, जितना ज़्यादा आयनिक नेचर रहेगा उतनी ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी रहेगी। और यहाँ पे जितनी ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी रहेगी उतनी ज़्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी आ रही होगी, ध्यान रखो यार। देखो तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दी हुई जिसमें हमें क्या थर्मल स्टेबिलिटी हमें देखना है, ऑर्डर देखना है। और ये थर्मल स्टेबिलिटी आपको 2 चीज़ें बताई हैं। क्या होता है कि एक हमारा अगर ग्रुप है तो हम लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर से देखते हैं, और सेकेंड हम लोगों ने क्या देखा, अगर हमारे पास सिंगल मोनो एटॉमिक फॉर्म का कैटायन एनायन है तो हम लोग किससे देखते हैं, लेटेस्ट एनर्जी से। ऐसा क्यों करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे उसको। देखो यहाँ पे अब ये क्या है बेटा, इसको आप ब्रेक करके देख लो, ये क्या है हमारा, इसको आप ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक होगा, Na और ये फ्लोरीन Na+ और F नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ पे कैटायन क्या है हमारा, जो एनायन है वो एटॉमिक फॉर्म वाला A, उसमें किससे देखते हैं हम लोग, लेटेस्ट एनर्जी से। और लेटेस्ट एनर्जी आपको क्या होता था, लेटेस्ट एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, जो लेटेस्ट एनर्जी रहती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस R। अब देखो चार्ज इस पे भी +1 है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सब पे चार्ज सेम है, Q1 Q2 सब में सेम आ रहा होगा। रेडियस की बात करें तो रेडियस हमारे पास, रेडियस सबसे ज़्यादा रेडियस I नेगेटिव की होती है। और I नेगेटिव की रेडियस ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, I नेगेटिव की रेडियस ज़्यादा होने की वजह से लेटेस्ट एनर्जी इसकी कम रहेगी। और लेटेस्ट एनर्जी कम रहेगी तो क्या हो जाएगा, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी हमारी कम हो जाएगी। सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी क्या आ जाएगा, ऑर्डर E आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करें, इसको हम देखें, किसी एक को ब्रेक कर लो, Na+ और F नेगेटिव, ये भी हमारा एनायन कैसा है, एनायन हमारा एटॉमिक 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 फॉर्म का है। तो इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, लेटेस्ट एनर्जी, चार्ज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सब पे चार्ज क्या हो गया, सेम हो गया। इसमें भी हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, F सब में सेम है। सबसे बड़ा साइज किसका है, सीजियम का, सीजियम का साइज बड़ा है तो रेडियस क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। रेडियस बड़ी होगी, सबसे कम लेटेस्ट एनर्जी किसकी रहेगी, इसकी, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम इसकी आएगी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये कैसा है हमारा, Na+2
प्लस Na प्लस प्लस CO3 डाई नेगेटिव। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, ये हमारा ग्रुप वाला हो गया। और ग्रुप में हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज आयनिक। और परसेंटेज आयनिक सबसे ज्यादा किसका रहेगा, जिसमें पोलराइजेशन कम हो रहा होगा। तो पोलराइजेशन सबसे कम किसमें होगा, सबसे कम पोलराइजेशन हमारा सीजियम कर रहा हो, क्योंकि सीजियम का साइज बड़ा है। और सबसे ज्यादा पोलराइजेशन कौन, सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, सोडियम की, क्योंकि यहाँ पे सोडियम की, क्योंकि सोडियम का साइज छोटा है। जितना छोटा साइज रहेगा उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर, उतना ज्यादा वो कोवेलेंट कैरेक्टर क्रिएट करेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा तो आयनिक कम हो जाएगा। तो इसमें कोवेलेंट ज्यादा है तो आयनिक कम रहेगा, और इसमें क्या है, कोवेलेंट कम है क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर कम है, तो इसका इसमें आयनिक ज्यादा रहेगा। आयनिक ज्यादा रहेगा तो इसकी ये ऑर्डर आपका मिल जाएगा। अब मैं यहां आ रहा हूं थर्ड वाले में। थर्ड वाले में कैसे ब्रेक होगा बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Na प्लस में ब्रेक होगा और NO3 हमारा कुछ ऐसा आएगा, NO3 नेगेटिव। तो ये भी हमारा ग्रुप वाला है। और ग्रुप में आप देखो कि कैटायन एनायन हमारा सबका सेम है। कैटायन की बात करें, ये Na प्लस में कन्वर्ट होगा, ये K प्लस में होगा, ये Rb प्लस में, ये CS प्लस में। तो सीजियम का साइज बड़ा है तो पोलराइजिंग पावर कम है, और पोलराइजिंग पावर कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा। अब मैं इसकी बात करूं, ये ध्यान देना है इसमें आप ध्यान देना, MgO, MgCl2, MgBr2 ये किस में ब्रेक होगा, Mg किस में ब्रेक होगा, Mg प्लस 2F नेगेटिव। बेटा 2F नेगेटिव है और F क्या है हमारा, एटम है। ऐसा ब्रेक नहीं हो रहा है, F2 माइनस में ब्रेक नहीं हो रहा है, 2F। तो ये क्या है हमारा एटॉमिक फॉर्म ही है बेटा, एटॉमिक फॉर्म। 2 फ्लोरीन एटम है, और फ्लोरीन क्या है, एक एटम है। देखो ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, ये क्या है, 2 एटम है, और ये O2 नेगेटिव, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है। आया समझ में, ये ध्यान रखना, 2O2 आया है यहाँ पे। तो ये 2 ऑक्सीजन के 2 एटम है, O नेगेटिव 2 एटम, और ये क्या O2 यहाँ लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये जो आपका Mg है, ये MgF2, ये F2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 FF के एटम है, और एटम है तो एटॉमिक वाला लगाओगे। एटॉमिक वाले में क्या देखते हैं हम लोग, लेटेस्ट एनर्जी। और लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज्यादा रहेगी, जिसका चार्ज इसमें +2 रहेगा, -1 +2 -1 +2 -1 +2 -1। तो साइज जिसका छोटा रहेगा, चार्ज सब में से हमारा साइज छोटा किसका है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का साइज छोटा तो लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा आएगी। तो ये ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना कि ग्रुप वाला कब लगाना है। जब ग्रुप वाले एटम रहेंगे तो हम परसेंटेज आयनिक से चेक करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी, और जब हमारे पास क्या रहेगा बच्चे, जब एटॉमिक फॉर्म रहेगा तो हम लोग लेटेस्ट एनर्जी से करेंगे। तो अब कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जो आपको होमवर्क में करना है। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए जिसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी पे अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। और ये ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो ग्रुप वाले में हम लोग आयनिक की बात करते हैं, और हम लोग जो एक एटम रहता है उसमें हम लेटेस्ट की बात क्यों करते हैं, लेटेस्ट एनर्जी की, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बस जो आपको बताया है कि जो 2 ग्रुप में हम लोगों ने डिवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लेना। ओके बच्चों।